भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो पहली है विविधता का समावेश, यानी सर्वधर्म समभाव है, किसी धर्म की प्राथमिकता नहीं है। फिर मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों के कारण सभी के मानवीय अधिकारों की सुरक्षा और सभी के प्राकृतिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता, जीवन का, विचार का आदि अधिकार शामिल। फिर मौलिक कर्तव्य जो समाज, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों के लिए सजग तथा प्रेरित करते हैं। फिर संघीय व्यवस्था जो शक्तियों का वितरण जिससे मतभेद ना हो, पर संकट के समय यह एकात्मक हो जाता है आपातकालीन समय में। फिर है अनुसूचित जातियों जनजातियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान। फिर न्यायिक प्रक्रिया प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया। फिर कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण है, संशोधित किए जाने वाले भाग के आधार पर। सरकार का संसदीय स्वरूप है जो कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल से प्रेरित है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। फिर एकल नागरिकता और सार्वभौमिक वैश्विक तो ये इनकी विशेषता है। फिर आलोचना क्या है, तो उदार का संविधान कहते हैं, इसमें मौलिकता का अभाव बताया है, जैसे कि मौलिक कर्तव्य हैं सोवियत रूस से, मूल अधिकार हैं अमेरिका से, संसदीय व्यवस्था है ब्रिटेन से। फिर इसको 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहाँ है। यह अत्यधिक लंबा व विस्तृत है, इस कारण यह बोझिल हो गया है क्योंकि इसमें 470 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। फिर इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है क्योंकि ये भाषा जटिल है। और आइवर चैनिंग ने कहा है इसे वकीलों का स्वर्ग। तो हुई 4 आलोचना। उदार का संविधान, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी और अत्यधिक लंबा व विस्तृत और वकीलों का स्वर्ग। फिर संशोधन की प्रक्रिया, तो संशोधन की प्रक्रिया संसद द्वारा की जाती है संशोधन, और व्याख्या इसकी सुप्रीम कोर्ट करता है संशोधन की। सीमित शक्ति है और सीमित शक्ति है इसकी संशोधन की, ना कि असीमित। फिर इसको कठोर व लचीले का मिश्रण है संशोधन की प्रक्रिया, और ये 3 प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। विधेयक का परिचय पहला इसमें होता है प्रक्रिया में, किसी सदन में बिना पूर्व अनुमति के मंत्री या गैर सरकारी सदस्य इसको ला सकता है। फिर विधेयक पारित करने के लिए प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से 2/3 उपस्थित तथा वोट प्लस में हाफ स्ट्रेंथ और संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। फिर तीसरे चरण में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन यदि विधेयक संघीय व्यवस्था से संबंधित है तो। और फिर होता है राष्ट्रपति सहमति, तो देनी होती है, लौटा नहीं सकता और ना ही मना कर सकता है। फिर संशोधन के प्रकार, तो साधारण बहुमत द्वारा नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, वर्तमान राज्यों में सीमा परिवर्तन, विधान परिषद के गठन और उन्मूलन के आदि से संबंधित। फिर विशेष बहुमत द्वारा यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन। फिर विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति, तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन के केंद्र राज्य कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार, राज्य संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, जीएसटी आदि शामिल है। फिर संशोधन के प्रकार 2 तरीके से हो सकते हैं। दृश्य में आते हैं जिनका पाठ बदलता है और जिनका एक पाठ नहीं बदलता, और अदृश्य में आते हैं जैसे कि मूल ढांचा, कोलेजियम, विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो जिनका पाठ बदलता है वो तो हो गए 106 संविधान संशोधन जो हुए हैं वो सारे के सारे, और जिनमें पाठ नहीं बदलता जैसे आर्टिकल 124 विधि के माध्यम से संख्या बढ़ा दी जाती है जजों की। फिर संविधान सभा के विकास का देखते हैं, तो एक दिन की मांग का परिणाम नहीं थी। 1895 में से शुरू हुई, 1922 में महात्मा गांधी ने, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने, 1934 में एम एन रॉय ने, 1935 में आईएनसी ने, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने, 1940 में अगस्त प्रस्ताव में, 1942 में क्रिप्स मिशन ने और 1946 में कैबिनेट मिशन ने। तो इतने लंबे समय का संघर्ष है। फिर संविधान सभा को लेकर कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर चर्चा, तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व, कुल सदस्य 389, 296 ब्रिटिश भारत से, 93 रजवाड़ों की रियासतों से। फिर चुनाव पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति थी।
फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना था प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा, और सीटों का आवंटन धर्म के आधार पर 210 तो सामान्य थी, 78 मुस्लिम और 4 सिख। फिर संविधान सभा के चुनावों के परिणाम पर चर्चा। तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, निर्दलीय को 8 सीटें और 7 पार्टियों को 1-1 सीटें। अतः संविधान सभा बहुदलीय निकाय है, जिसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत था। फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक पर टिप्पणी। तो उद्घाटनकर्ता थे आचार्य कृपलानी, 9 दिसंबर 1946 को 207 सदस्यों के द्वारा, और इसमें 9 महिला सदस्य थी। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। फिर उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में टिप्पणी। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत, 22 जनवरी 1947 को पारित विशेषता थी, इसने स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य बनाने की बात की। तो राज्य को स्वायत्तता, अपशिष्ट शक्तियां भी राज्य को देने की बात की, और शक्ति के स्रोत जनता को बताया। फिर इसने न्याय की बात की, कितने 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर स्वतंत्रता की बात की, कितने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, व्यवसाय, संघ और कार्य की। फिर समानता, समानता की बात की, प्रतिष्ठा की, अवसर की और विधि के समक्ष समानता। फिर 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की भूमिका में क्या बदलाव आया। तो यहाँ पे 299 सदस्य थे, जिसमें से 229 राज्यों से थे, और 299 सदस्य थे, 229 राज्यों से, 70 रियासतों से थे, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश से मुक्त थी। दोहरी भूमिका निभाना था इसको, एक तो संविधान सभा की और विधायिका की। फिर संविधान सभा की आलोचना क्या है। तो आलोचना है कि जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, कांग्रेस के सदस्यों की अधिकता है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, और समय बहुत ज्यादा लिया, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर निर्भर थी, और वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। तो ये सब इसकी क्या है, आलोचनाएं। फिर आलोचनाओं का खंडन करेंगे कि जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व संभव नहीं था, क्योंकि देश में दंगे का माहौल था और स्वतंत्रता को लेकर संशय था, जनता अशिक्षित थी तथा निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं का अभाव था। फिर कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, तो सदस्यों की संख्या स्वाभाविक ही अधिक थी। प्रारूप समिति में सिर्फ 2 सदस्य थे, जैसे कि 2 सदस्य थे, बाकी सारे गैर कांग्रेसी थे, और अध्यक्ष भी उसका गैर कांग्रेसी था। फिर प्रारंभ में हिंदुओं की संख्या अधिक नहीं थी, परंतु पाकिस्तान के निर्माण के कारण अनुपात बढ़ गया। राज्य तथा केंद्रों के लिए संविधान तथा विविधता बहुत अधिक, परंतु अमेरिका में सिर्फ केंद्र तथा विविधता की कमी है। फिर 15 अगस्त 1947 के बाद कैबिनेट की सिफारिशों से मुक्त भी हो गई थी। अब है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना है, इसकी विशेषताएं कि ये शक्तियों का स्रोत है, लक्ष्य है, बताती है हमें क्या करना है, फिर साधन भी बताती है, और सार है ये संविधान का, और संविधान की व्याख्या में सहायक है। संशोधन। संशोधन केशवानंद भारती में बताया कि संशोधन कर सकते हैं। फिर एक बार इसमें संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन से, जिसमें समाजवादी पंथ, निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। फिर आलोचना, कोई विधिक या कानूनी प्रभाव नहीं है, मौलिक नहीं है, क्योंकि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में पहले से थी, वहां से हमने कॉपी करी है। फिर शब्दों की स्पष्ट वर्णन नहीं है, जैसे सेकुलर और सोशलिज्म। अब भाग है या नहीं, तो इस पे सबसे पहले वीरूबारी में इसको भाग नहीं बताया, केशवानंद भारती में इसको भाग बताया, और एलआईसी बाद में इसको अभिनंग अंग बताया। फिर है मूल ढांचे का सिद्धांत। तो इसके पॉजिटिव, संविधान की सर्वोच्चता को संरक्षित किया है, संसद की शक्ति पर उचित रूप से नियंत्रण किया है, संविधान एक जीवन दस्तावेज बना रहे इसका ये प्रयास किया है, न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा दिया है। फिर इसके नेगेटिव, यह परिभाषित नहीं है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करता है, आपात की स्थिति में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है, ये तो इसकी पॉजिटिव हो गया। चलो, फिर न्यायिक अतिक्रमण, इसे न्यायालय स्वयं की शक्तियों में वृद्धि कर लेता है। फिर उद्भव, अब उद्भव कैसे हुआ, केशवानंद भारतीयवाद में इस मूल ढांचे को अनुलंघनीय तथा संशोधित नहीं करने की बात की। फिर इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में संविधान संशोधन 39 को अवैध घोषित किया।
मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में संविधान संशोधन की वैधता पर भी लागू होता है, यह बात की गई। फिर क्योतो ओलाहान 1992 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मूल ढांचा बताया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, इसमें विधि का शासन मूल ढांचा बताया। और एस.आर. बम्बई बना भारत संघ 1994, इसमें पंथ निरपेक्षता, संघवाद, एकता, अखंडता, समाजवाद, न्यायिक समीक्षा, ये सब मूल ढांचे बताए गए। फिर आया लोकतंत्र। तो लोकतंत्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता शासन में भाग लेती है। अब इसकी परिभाषा अपन बताएंगे। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, अब्राहम लिंकन ने बताया। और प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्णय प्रक्रिया में भाग लिया जाता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। तो इंदिरा गांधी बना राजनारायणवाद में बताया था कि पीएम और स्पीकर के चुनाव के मामले न्याय क्षेत्र से बाहर, पर उसको फिर अवैध कर दिया था। ठीक है। फिर अपन देख रहे थे क्या, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र वह प्रक्रिया है जिसमें जनता के तो शासन में भाग लेती है, जिसके द्वारा जनता शासन में भाग लेती है। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया। और ये दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जिसमें जनता द्वारा निर्णय प्रक्रिया में भाग, जैसे कि स्विट्जरलैंड में। और अप्रत्यक्ष जिसमें प्रतिनिधित्व द्वारा निर्णय प्रक्रिया। प्रत्यक्ष में आता है रेफरेंडम। रेफरेंडम में जनता की राय बाध्यकारी होती है। और फिर जनमत संग्रह, इसमें जनता की राय विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होती। फिर राइट टू रिकॉल, इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को वापस ला सकते हैं। और इनिशिएटिव, इसमें अगर जनता ने समर्थन दे दिया है किसी कानून को, तो संसद में रखना उससे बाध्यकारी हो जाता है। फिर भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों नहीं? तो जनसंख्या बहुत अधिक है, संसाधन अपर्याप्त है, राजनीतिक आर्थिक विषय पर समझ इतनी परिपक्व नहीं है। फिर गणतंत्र। गणतंत्र से तात्पर्य है राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित हो, राष्ट्रपति और जन साधारण में नागरिकता का संबंध हो। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आंतरिक एवं बाहरी मामलों में स्वतंत्र लेने की निर्णय क्षमता, अन्य किसी देश या राज्य पर निर्भर नहीं, बाहरी प्रभुसत्ता यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण करने की सर्वोच्च शक्ति स्वयं के पास। फिर समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है सामाजिक आर्थिक विषमता की समाप्ति और समानता की स्थापना। उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व के स्थान पर सामूहिक स्वामित्व। समाजवाद के लिए प्रयास, भूमि सुधारों के लिए 9वीं सूची को जोड़ना 1969 और 1980, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को समाप्ति। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का जोड़ना। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर। समाजवाद प्रासंगिक नहीं है आज के समय में, क्योंकि 1991 के बाद पूंजीवाद की तरफ आकर्षित हुए हैं और आर्थिक नीति स्थिति आधारित बनाते हैं हम, सिचुएशन के हिसाब से। फिर आरंभ से संविधान का भाग नहीं है, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा है। पर अगर हम इसके समाजवाद के पक्ष में क्यों है? केवल आर्थिक अवधारणा नहीं है, बल्कि सामाजिक राजनीतिक अवधारणा है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है और इसको हमने महसूस किया कोरोना के वक्त। फिर पंथ निरपेक्ष। तो निषेधात्मक अर्थ है राज्य का धर्म नहीं, अर्थात तटस्थता। और सकारात्मक अर्थ है सर्वधर्म समभाव, यानी कि लोक व्यवस्था और सदाचार और स्वस्थ। सिर्फ ये 3 अपवाद हैं। फिर न्याय, वितरण का उचित तर्क संगत होना, उदाहरण वस्तु सेवा पद लाभ। फिर सामाजिक न्याय, जो सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक लाभों का वितरण समावेशी हो, कुरीति भेदभाव खत्म हो और आरक्षण की नीति हो। ठीक है। फिर है राजनीतिक न्याय। तो जन सहभागिता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जैसे कि मतदान, चुनाव लड़ने का अधिकार। फिर आर्थिक न्याय, तो आर्थिक अवसरों की उपलब्धता और आर्थिक संसाधनों तक समान पहुंच हो, जैसे मनरेगा, बेरोजगारी भत्ता आदि। फिर बंधुता। बंधुता से तात्पर्य है मानवों के मध्य मानवता का संबंध या भाईचारे की भावना, और व्यक्ति के गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ाए।
तो मानवों और इनके भाईचारे की भावना जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ाए, ठीक है। फिर अनुसूची, तो अनुसूची आ गई। अब अनुसूचियां हैं दो, जिसमें 4 लोगों की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अगर पूछें तो अपन बताएंगे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष और कैग। फिर शपथ किन किन की है, तो 3 में जैसे कि एमपी, एमएलए, एमएलसी और मंत्री। फिर कैग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज। फिर है भाषा जो मूल संविधान में नहीं थी, तो वो हैं सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली। फिर अनुसूची 9, तो अनुसूची 9 में बताएंगे ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। नया अनुच्छेद 31 भी जोड़ा गया। 52 राम बनाम भारत संघ 1981 में 24 अप्रैल 1973 से पहले के संविधान संशोधन वैध हैं, ये एक बात कही। और आईआर कोलो बनाम तमिलनाडु 2007 में अनुसूची 9 को न्यायिक समीक्षा से परे नहीं कहा। मूल अधिकारों के आधार पर इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, परंतु मूल ढांचे के आधार पर इसे चैलेंज किया जा सकता है। और फिर है 10वां अनुसूची, तो दूसरी पार्टी में जाने पे खत्म हो जाएगी। निर्दलीय अगर दूसरी पार्टी में जाता है तो भी खत्म हो जाएगी। मनोनीत 6 माह के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और विप के निर्देशों का पालन नहीं करने पे भी सदस्यता हो जाएगी। और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अपवाद है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, जिसमें कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य अगर एक दल से दूसरे दल में जाएं तो वह रद्द नहीं होगी, ठीक है। फिर कमियां, तो इसमें लोकसभा का अध्यक्ष सत्ताधारी पक्ष का होता है। फिर समय सीमा तय नहीं गई है। विप के कारण संसदों की लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो रहे हैं। फिर है संघवाद, तो इसे 2 या अधिक फेड प्रांत समझौते करके एक केंद्रीय सत्ता बनाए, उसको तो कहते हैं फेडरेशन। जैसे एग्जाम्पल हो गया यूएसए। फिर संपूर्ण शक्ति अगर केंद्र के हाथ में और वितरण अपनी इच्छा से करे तो इसको कहते हैं एकात्मक। और यूनियन होता है जिसमें कनाडा से प्रेरित है और मजबूत केंद्र हो और प्रांतीय स्वायत्तता का समन्वय हो। तो संघवाद, केसी वीर ने भारत को अर्ध संघीय कहा है और सतपाल बना पंजाब राज्य में भी अर्धसंघीय माना है, पर केसी वीर ने अर्धसंघीय कहा है। अब संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, ये कैसे पता चलेगा, तो संघात्मक के अपने कुछ हैं, जैसे लिखित है, सर्वोच्च अपना संविधान है, फिर मध्य शक्ति का विवरण और विवादों का समाधान स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा, राज्यसभा जो कि राज्यों का सदन है, और कठोर संविधान संशोधन जो कि संगठनात्मक के लक्षण है। फिर एकात्मक जैसे वित्त के लिए केंद्र पर निर्भर, राज्य केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यपाल। फिर आपातकालीन संबंधी शक्तियां, अखिल भारतीय सेवा को केंद्र का नियंत्रण, एकल नागरिकता, एकीकृत लेखा परीक्षा और राज्यों के निर्माण परिवर्तन की शक्ति, आर्टिकल 13 में। फिर विधायी संबंध, तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक हैं। 245 में राज्य तथा केंद्र के विधायी सीमा तय की गई है, क्षेत्राधिकार। फिर 246 में 7वीं अनुसूची संघ राज्य समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति का अधिकार देता है, जिसमें संघिक सूची में 98, राज्य सूची में है 59 और समवर्ती सूची में है 52 विषय। फिर अनुच्छेद 254 जो विरोधाभास की स्थिति में संसद का कानून प्रभावी होगा ये बात करता है, यानी कि परिसंघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत। फिर है अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253 जो संसद को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति देता है। अब राज्य सूची के विषयों पर विधायन की शक्ति कब कब, तो 249 जब राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रपति महत्व का घोषित करे तो वह 1 वर्ष के लिए लागू रहता है। फिर है 250, तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में समाप्ति के 6 माह के बाद तक उसका केंद्र के द्वारा बनाया गया नियम लागू रहता है। फिर अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल द्वारा संकल्प पारित करें तो केंद्र उनके लिए कानून बनाएगा। फिर अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को प्रभावी करने के लिए केंद्र के पास राज्य सूची के विषय पर शक्ति है। तो प्रशासनिक संबंध आ गए भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 केंद्र की शक्तियों का प्रयोग सुचारू करने के लिए
यदि पालन नहीं किया तो 365 के तहत अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 262 इसमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, संसद को न्यायाधिकरण का गठन करने की शक्ति है और न्यायालय के क्षेत्राधिकार से इसको बाहर रखा गया है। फिर अनुच्छेद 263 जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद, जिसमें प्रशासनिक संबंधों को विवाद से हल करने की बात की गई है। अब उसके बाद आता है कौन सा, भारतीय संघ नाशवान राज्यों का अविनाशी संघ क्यों है? तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन यानी राज्यों के मध्य समझौते का प्रतिफल नहीं है। राज्य यूनियन से पृथक नहीं हो सकते। फिर केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की रूपरेखा, तो ये भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 में दिया गया है और कराधान, निधियां, अनुदान, वित्त आयोग से संबंधित यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। फिर भारत के संघवाद, तो इसका विकास पहले था कौन सा, केंद्रीकृत संघवाद जो 50 से 67 तक था। फिर 67 से 89 तक था टकराव पूर्ण संघवाद। फिर आया सहकारी संघवाद 89 से 2014 तक। और फिर आया प्रतिस्पर्धी संघवाद जो वर्तमान में है। और अभी जो आगे का हमारा लक्ष्य है वो है रचनात्मक समन्वय और सहयोगात्मक संघवाद। फिर केंद्रीकृत संघवाद जिसमें राज्य में आपसी संवाद होता है और एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण विवादों को बातचीत के मध्य से सुलझाया जाता है। और अंतर्राज्यीय परिषद इसका उदाहरण है। फिर है यह 1950 से 67 तक सरकार सहकारी संघवाद का विशेष दौर था, क्योंकि इसका मुख्य कारण नेहरू का प्रारंभिक नेतृत्व था और यह एक दलीय प्रभुत्व इसका एक बहुत बड़ा कारण है। फिर सौदेबाजी का संघवाद यानी टकराव का, तो ये मॉरिस जॉनसन द्वारा दिया गया गठबंधन राजनीति के दौर में क्षेत्रीय राजनीति अधिक प्रभावी हो जाती है और दबावकारी साधन होते हैं जैसे बजट आवंटन, मंत्रिमंडल में स्थान, विशेष राज्य का दर्जा। फिर है विषम और असममित संघवाद यानी राज्य को विशेष संरक्षण, पांचवी छठी अनुसूची के द्वारा आर्टिकल 371, 371 ए से 371 जे तक कुछ राज्यों के प्रावधान जैसे विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ। फिर पृथक विकास बोर्ड दिया गया है 371 जे में 98 में संविधान संशोधन द्वारा कर्नाटक, हैदराबाद क्षेत्र। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार शांति काल में भारतीय संविधान संघात्मक है परंतु आपातकाल के समय एकात्मक है। उच्चतम न्यायालय ने अपनी मूल प्रवृत्ति में भारत को संघात्मक माना है। फिर प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, सहकारी संघवाद, तो इसमें नीति आयोग के माध्यम से कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और लक्ष्य को पूरा करने पर पुरस्कार वितरण किया जाता है जैसे स्वच्छता, निवेश आदि। तो केंद्र राज्य संबंधों के विवाद के कारण विशेष राज्य का दर्जा, राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो जैसे कि केरल राज्यपाल। फिर अनुदान संबंधी जिसमें जीएसटी, क्षतिपूर्ति। फिर राज्यों के मध्य जल विवाद जैसे कावेरी। फिर विभिन्न कानूनों के क्रियान्वयन से संबंधित जैसे ओपीएस, एनपीएस, सीएए, एनआरसी। फिर राज्य के कानूनों, संघ कानूनों की प्रधानता। फिर क्षेत्रीय राजनीति का प्रभाव जैसे उत्तर पूर्व और दक्षिण में। कराधान संबंधी समस्याएं जैसे कि जीएसटी। नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जैसे जुडिशियल सर्विसेज। फिर अवशेष शक्तियों का पर कानून। फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रयोग जैसे ईडी और सीबीआई। अब है संघवाद पर बम्बई ने क्या कहा था, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए। राज्यपाल के प्रतिवेदन पर संसद में चर्चा जरूरी की जाए। फिर राष्ट्रपति शासन से पूर्व चेतावनी दिया जाना जरूरी। और संघवाद, पंथ निरपेक्षता, ये दोनों आधारभूत ढांचे हैं। राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन संसद में किए जाने से पूर्व विधानसभा का विघटन न किया जाए। सरकारिया आयोग ने बताया राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होना चाहिए, राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हो, राज्य से बाहर का प्रसिद्ध व्यक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से हो और लोकसभा स्पीकर तथा राज्यसभा अध्यक्ष से भी सलाह ली जाए। फिर राज्यपाल को पद से हटाने के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल की अवधि हो, ठोस कारण बताना चाहिए और संसद में अपना पक्ष रखने का मौका भी देना चाहिए। परंतु पुंछी आयोग ने कहा राष्ट्रपति की भांति महाभियोग की प्रक्रिया भी होनी चाहिए।
फिर त्रिशंकु विधानसभा के क्षेत्र के संबंध में बताया कि चुनाव पूर्व गठबंधन को पहले निमंत्रण किया जाए, एकल सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित किया जाए और चुनाव बाद गठबंधन को फिर बुलाया जाए। राष्ट्रपति शासन के संबंध में बताया, उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए, दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए। फिर अनुच्छेद 356 का प्रयोग से पहले चेतावनी दी जानी चाहिए, पर पुंछी आयोग ने कुछ और बताया, जैसे कि पुंछी ने स्थानीय आपातकाल की व्यवस्था की अवधारणा दी की और एसआर बम्बई की सिफारिश को मानने की सलाह भी दी। फिर आया प्रशासनिक संबंध में, तो बताया कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाए, सीएम जांच आयोग संसद की सहमति पर ही गठन किया जाए। फिर अनुच्छेद 263 के प्रावधान के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए और जोनल परिषद को और मजबूत बनाया जाए। फिर विधायी संबंध में सरकारिया ने कहा कि समवर्ती सूची पर तभी केंद्र कानून बनाए जब राष्ट्रीय एकरूपता आवश्यक हो और अंतर्राज्यीय परिषद की सलाह पर ही कानून का निर्माण हो। फिर अवशिष्ट शक्तियां कर संबंधी केंद्र को दी जाए और कर के अलावा अवशिष्ट शक्तियां समवर्ती सूची में डाल दी जाए। फिर अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित विधेयक को तभी जब संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाए, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाए तथा उसकी समय सीमा भी तय की जाए। तो ये सब सरकारिया ने बताया। फिर आता है भारत का एकीकरण। तो प्रथम चरण 15 अगस्त 1947 तक शामिल होने वाली रियासतों का विलय हो गया था, जिसमें फिर उसके बाद हुआ कश्मीर महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर अक्टूबर 47 में। फिर आया जूनागढ़ फरवरी 48 में, जिसमें जनमत संग्रह के द्वारा, और हैदराबाद नवंबर 1948 में, जिसमें ऑपरेशन पोलो के द्वारा पुलिस कार्रवाई के द्वारा। तो ऑपरेशन पोलो के 75 वर्ष होने पर हैदराबाद का भारत में विलय करने के उद्देश्य से भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई। फिर सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन कहा और तत्कालीन निजाम मीर उस्मान अली शाह थे। नवंबर 47 में यथास्थिति के लिए स्टैंड स्टिल समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, पर 1948 में फिर वहां पे कार्रवाई की गई और विलय के नेतृत्वकर्ता मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी को हैदराबाद का सैन्य गवर्नर नियुक्त किया गया था। फिर द्वितीय चरण में वो शक्तियां, वे जो विदेशी शक्तियां, जो क्षेत्र विदेशी शक्तियों के अधीन थे, उनको विलय किया गया, जैसे दादरा नागरा 1954 में। फिर 1961 में गोवा दमन दीव, 1948 में चंद्रनगर फ्रांस का जो जनमत संग्रह द्वारा। फिर 1954 में ही पुडुचेरी फ्रांस से लिया गया, 1954 में ही दादरा नागर और 1961 में गोवा दमन दीव। तो सबसे पहले चंद्रनगर, पुडुचेरी, दादरा नागर, गोवा दमन दीव। फिर है तृतीय चरण, जिसमें बाहरी क्षेत्र का विलय किया गया, जैसे कि सिक्किम पूर्व में भारत का आरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया, 35वें संविधान संशोधन से सहायक राज्य का दर्जा दिया गया और फिर 36वें संविधान संशोधन से पूर्ण विलय कर लिया गया। उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन, सुधार आयोग 1948 भाषा के आधार पर राज्य नहीं और भौगोलिक समीपता, प्रशासनिक सुविधा और वित्तीय आत्मनिर्भरता और विकास के आधार पर उन्होंने राज्यों का गठन किया। फिर जेवीपी समिति 1948 भाषा को आधार नहीं बताया और 26 जनवरी 1950 को 29 यूनिट व 4 श्रेणियों में भारत बांटा गया, जिसमें थे ब्रिटिश भारत में एक ए और रियासतें थी बी और उच्चायुक्त थे सी और अंडमान निकोबार था डी। फिर फजल अली आयोग, तो इसका गठन 1953 में हुआ और 1955 में इसने रिपोर्ट दी। भाषा को आधार शामिल किया, किंतु एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत खारिज किया। फिर राष्ट्रीय एकता अखंडता इसने आधार बताया, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता को आधार बताया, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक, जो उसने पहले वाले ने दिए थे वो सब एक में जोड़ के इसने एक आधार बताया, कौन सा, वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक। फिर इसने बताया नियोजन, योजनाओं के क्रियान्वयन की में सुविधा, तो ये भी एक आधार है। अब इसके सदस्य थे के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। फिर आया मूल अधिकार, तो मूल अधिकार क्या होते हैं, जो व्यक्ति के अधिकार, वे अधिकार जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए जरूरी होते हैं और ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का, समानता का और अभिव्यक्ति का, ये सब, तो ये संविधान द्वारा संरक्षित हैं। फिर राज्य भाग 3 में
अनुच्छेद 12 भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। तो भाग 3 में इन्होंने बताया है कि कौन है मतलब राज्य। तो राज्य से उन्होंने बता दिया कौन-कौन है राज्य, भारत सरकार और संसद, फिर राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। फिर अन्य प्राधिकारी से अपन क्या समझते हैं, जो विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार राज्यों से जुड़े बोर्ड, आयोग, ट्रस्ट, निगम, समितियां आदि, जो स्थापना किसी कानून द्वारा या फिर राजस्व में राज्य की हिस्सेदारी हो या फिर राज्य से संबंधित कोई कार्य करें। अब न्यायपालिका शामिल नहीं है क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षण का दायित्व है उनके पास अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। फिर अनुच्छेद 12 में सरकारी और प्रशासनिक संस्थान जिनसे व्यक्तियों को सुविधाएं या अधिकारों की प्राप्ति करनी होती है वो शामिल हैं, जैसे कि बिजली बोर्ड। फिर अनुच्छेद 13 फिर है अनाच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 में। तो सॉरी अनाच्छादन नहीं, आच्छादन का आच्छादन का सिद्धांत मूल अधिकार और राज्य विधि में टकराव का विरोध। तो विधि निष्क्रिय हो जाती है और निष्प्रभावी हो जाती है। फिर विधि समाप्त नहीं होती परंतु मूल अधिकार प्रभावी होता है। मूल अधिकार में परिवर्तन होने पर विधि पुनः प्रभावी हो जाती है, जैसे बीकाजी ठाकरस वाद में। फिर पृथक कर, पृथक्करीयता का सिद्धांत। तो मूल अधिकार और राज्य विधि में टकराव, तो विधि का वह भाग अवैध हो जाता है जो मूल अधिकार से असंगत है और शेष यथावत। फिर अनुच्छेद 13 में विधि क्या है, तो अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा। विधि की समक्ष क्षमता, तो विधि ही सर्वोच्च है, राज्य के सभी व्यक्तियों पर प्रभावी, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं, सभी विधि के अंतर्गत है। फिर विधि के समान संरक्षण, तो समान परिस्थितियों में समान रूप व्यवहार, तर्क संगत वर्गीकरण, विभेद के लिए प्राकृतिक न्याय, बोधगम्य अंतरक जरूरी। फिर प्राकृतिक नैसर्गिक न्याय क्या है, उचित तर्क संगत व्यवहार पर आधारित विधि, मनमानेपन का निषेध और विधि वादी प्रतिवादी दोनों को सुने जाने का पक्ष करता है, मेन का वादी वाद में। फिर है विधि का शासन अनुच्छेद 14 अपवाद के द्वारा। फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमतियां आर्टिकल 361 के द्वारा, सांसद और विधायकों को विशेष अधिकार आर्टिकल 105 और 194 के द्वारा, विदेशी राजनयिकों को सुरक्षा। फिर समानता के अधिकार, तो कानूनी सामाजिक आर्थिक समानता की बात करता है, आर्टिकल 15-16 आधार बताते हैं जिन पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, जैसे धर्म, जाति, मूलवश लिंग, जन्म स्थान, निवास उत्कम। फिर आधारों पर नागरिकों को सामाजिक स्थानों के प्रयोग, आर्टिकल 15 लोक नियोजन रोजगार, आर्टिकल 16 से वंचित नहीं कर सकता। फिर अधिकारों को व्यवहारिक रखने तर्कसंगत विवेद की अपेक्षा की गई, जैसे स्त्रियां, बच्चों, SC/ST के लिए विशेष संरक्षण, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 72 के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103 के द्वारा। फिर स्वतंत्रता लोकतंत्र में आवश्यक परंतु प्रतिबंध हो तो सार्थकता, जैसे कि निम्न स्वतंत्रताएं प्राप्त हो, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरी संघ बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें सहकारी समितियों का गठन भी। फिर चौथी भारतीय राज्य क्षेत्र में आवास संचरण की स्वतंत्रता, भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, किसी भी रोजगार को अपनाने की स्वतंत्रता। फिर समाज के हितों का सापेक्ष संतुलन, जैसे कि 19 में देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और विदेशों से संबंध, लोक व्यवस्था, अपराध संलिप्तता आदि के आधार पर। फिर 19-3 में लोक व्यवस्था एवं देश की एकता को निर्बंधन, जैसे कि CRPC की धारा 144 सम्मेलन पर रोक। फिर 19-4 लोक व्यवस्था एवं देश की एकता और अखंडता, जैसे कि विशेष समूह को UAPA या फिर NSA के आधार पर अवैध। फिर 19-5 में जैसा आम जनता के हितों में संचरण पर रोक, जैसे इनर लाइन परमिट का प्रावधान नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए। 19-6 में आम जनता के हित में निवास को प्रतिबंधित, जैसे 5वीं और 6ठी सूची के राज्यों में भूमि खरीद। फिर 19-8
लोकहित में योग्यता और सरकारी एकाधिकार के पक्ष में व्यापार पर निर्बंधन। फिर आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो भीमराव अंबेडकर संविधान आत्मा तथा हृदय बताते हैं। रिट इसमें 5 प्रकार के हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत, तो अवैध गिरफ्तारी, नजरबंदी से सुरक्षा, निजी तथा सार्वजनिक दोनों पर लागू। फिर परमादेश, आदेश का भाव है प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य पालन से संबंधित। फिर सिर्फ सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ इसको लागू किया जा सकता है, निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति, गवर्नर के खिलाफ लागू नहीं होती। प्रतिषेध, न्यायिक निकायों पर यह लागू होती है। विचाराधीन मामले में आगे की कार्यवाही को रोकने का आदेश। फिर क्षेत्राधिकार से बाहर के मामला अगर किसी ने कर दिया है तो। फिर उत्प्रेषण यानी कि सरसरी ऊपर सूचना पहुंचाने का भाव, न्यायिक निकायों पर यह लागू की जाती है निर्णय हो जाने के पश्चात अधिकार क्षेत्र से बाहर। फिर अधिकार प्रेक्षण, शाब्दिक अर्थ होता है आपका क्या अधिकार है या प्राधिकार है, तुम्हारा क्या हक है। तो अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध इसको लागू किया जाता है। फिर मूल अधिकारों के अपवाद हैं, जैसे अनुच्छेद 33 में सेना, सुरक्षा बल, लोक व्यवस्था से जुड़े वर्ग और आईबी। फिर संसद कानून बनाकर, सेना अधिनियम 1950। फिर अनुच्छेद 34 सेना का कानून या मार्शल लॉ, जैसे कि आफ्स्पा। तो ये सब क्या है, अपवाद है मूल अधिकारों के। अगला है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। तो मूल अधिकार वाद्य योग्य हैं और परिवर्तनीय हैं। नीति निर्देशक तत्व गैर वाद्य योग्य, अपरिवर्तनीय है। मूल अधिकार व्यक्तिगत प्रगति में महत्व देते हैं और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक प्रगति को महत्व। फिर मूल अधिकार नकारात्मक प्रगति के होते हैं, यानी कि राज्य को सीमित करते हैं, और नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक होते हैं, राज्य की भूमिका में विस्तार करते हैं। फिर मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। फिर डीपीएसपी में हुए संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो 29F बच्चों के लिए स्वास्थ्य वातावरण, फिर 29A समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता, फिर 43A प्रबंधन में हिस्सेदारी श्रमिकों की भी होनी चाहिए, और 48A वन और वन्य जीव। फिर ये तो हो गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर हुए 44वें संविधान संशोधन से 38(2) जिसमें आय, अवसर, सुविधा और प्रतिष्ठा के आधार पर असमानता नहीं। फिर 46वां संविधान संशोधन जिसमें आर्टिकल आर्टिकल में बताया गया कि 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक देखभाल की शिक्षा की जानी चाहिए। फिर है 97वां संविधान संशोधन जिसमें 43(3) में सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया। तो आर्टिकल 45 में 86वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 45 में 6 वर्ष तक की आयु तक प्रारंभिक देखभाल की शिक्षा। फिर है मूल अधिकार और डीपीएसपी में संबंध, तो मिनर्वा मिल बाद में एक दूसरे के विरोधी नहीं पूरक हैं और विरोधाभास की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी। फिर अनुच्छेद 39B तथा अनुच्छेद 39C अधिक महत्वपूर्ण, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 की तुलना में। अब 5 नंबर में आ सकता है कि इसकी किसको बताओ, विकास को। तो चंपकम दोहराए राचन में बताया फंडामेंटल राइट ज्यादा है प्रभावी डीपीएसपी से। फिर 25वें संविधान संशोधन द्वारा 29B और 29C को बताया ज्यादा अनुच्छेद 14, 19 और 31 से। फिर केशवानंद भारती द्वारा 25वें संविधान संशोधन को सही माना। फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 14वें, 19 और 31वें को लेस कर दिया किससे, डीपीएसपी से। और मिनर्वा मिल्स बाद में कहा कि ये विरोधाभासी नहीं पूरक हैं। फिर है डीपीएसपी का वर्गीकरण। डीपीएसपी का वर्गीकरण जिसमें उदारवादी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा आर्टिकल 51, न्याय एवं कार्यपालिका शक्ति प्रतिकरण आर्टिकल 50, फिर ऐतिहासिक एवं कलात्मक महत्व के स्थानों का संरक्षण आर्टिकल 49, फिर समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। तो ये हो गए उदारवादी। फिर समाजवादी धन और संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व 39B, आय के साधनों का विकेंद्रीकरण 39C, समान कार्य के लिए समान वेतन 39D। फिर गांधीवाद, तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40, सहकारी समितियों का गठन आर्टिकल 43B,
शराबबंदी आर्टिकल 47, पर्यावरण संरक्षण व वन जीव संरक्षण आर्टिकल 48। फिर डीपीएसपी का महत्व, तो संविधान की व्याख्या में सहायक है, सरकार के लिए संवैधानिक दिशा निर्देश देता है, भारत लोक कल्याणकारी राज्य है तो इसलिए आवश्यक है। फिर समानता सुनिश्चित करता है। डीपीएसपी की आलोचना यह परिवर्तनीय नहीं, यह बाध्यकारी नहीं, सरकार फिर इसे लागू करने के लिए समय सीमा तय नहीं की गई है। फिर मूल अधिकारों के साथ विरोधाभास 39 बी और 39 सी। फिर आदर्शवादी हैं, यथार्थवादी नहीं है, जैसे कि आय की समानता आर्टिकल 38(2), 38(2)। फिर रूढ़िवादी, पश्चिम की तरह उदार नहीं है, शराबबंदी। फिर मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो महत्व क्या है, संविधान की व्याख्या में सहायक है, अधिकार के साथ कर्तव्य जरूरी, नागरिक पर नैतिक नियंत्रण, समाज की शांति सद्भाव सुनिश्चित करते हैं, जैसे भाईचारे की भावना को बढ़ावा। फिर पर्यावरण को संरक्षण बढ़ावा, मूल संविधान में नहीं है और सोवियत रूस से प्रेरित है। फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति 12 सदस्य 8 कर्तव्य सिफारिश दी, जिसमें 2 नहीं शामिल, कर देना और कर्तव्य का पालन। तो इसके लिए कर्तव्य का पालन नहीं करने पे जुर्माना, तो ये 2 को शामिल नहीं किया गया और उसने 8 कर्तव्य की सिफारिश दी गई थी। फिर आलोचना, तो परिवर्तनीय नहीं, मूल संविधान में ये नहीं थे और अस्पष्ट है, यानी स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के आदर्श क्या है वो किसी को नहीं पता। फिर गैर बाध्यकारी हैं और आदर्शवादी हैं, लोगों में जागरूकता का अभाव है, कुछ मूल कर्तव्य शामिल नहीं है जैसे मतदान का कर्तव्य है, और 2 बार संविधान संशोधन 42वें में और 86वें में। फिर राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति पूर्ण वीटो, जो सहमति रोक देना, जिसमें एब्सोल्यूट वीटो 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक के लिए। फिर निलंबन वीटो, सस्पेंसिव वीटो, तो पुनर्विचार के लिए लौटाना, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। फिर क्वालिफाइड वीटो, जिसमें अधिक बहुमत वाली विधायिका द्वारा पारित करवाना होता है अगर राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे, तो परंतु ये भारत में नहीं होती। फिर होती है पॉकेट वीटो, जो अनिश्चित काल के लिए लंबित कर लेते हैं, जैसे कि ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर विधेयक किया। फिर निर्वाचन की कमियां, तो अप्रत्यक्ष होता है निर्वाचन, सत्ताधारी पार्टी का अधिक प्रभाव होता है, राज्यों के वोट का मूल्य अलग अलग है। फिर एमएलसी और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, अनुच्छेद 71 की जनसंख्या गणना के आधार पर और बहुत पुरानी है, जो कि और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया, एकल संक्रमणीय पद्धति, जो कि जटिल प्रक्रिया है। फिर राष्ट्रपति की शक्तियां, तो कार्यपालिका शक्तियां विभिन्न नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, गवर्नर, कैग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। फिर विधायी शक्तियां, जैसे अनुच्छेद 85 में सत्र को आहूत और अवसान, लोकसभा भंग करता है, सदस्य मनोनीत करता है 12 राज्यसभा में, और अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत। फिर अस्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चुनाव करता है, मतलब चुनता है। फिर लोकसभा राज्यसभा संसदों की अयोग्यता का निर्णय लेता है अनुच्छेद 103 के तहत। फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाता है 108 के तहत, और बिल को सहमति असहमति देता है 111 के तहत। फिर बजट रखवाता है अनुच्छेद 112 के तहत। फिर वित्तीय शक्तियां, अनुदान के लिए पूर्वानुमति देता है, धन विधेयक के लिए पूर्वानुमति देता है, आकस्मिक निधि इसके अधीन होती है, और वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, वित्तीय आयोग का गठन करता है आर्टिकल 280 के तहत। फिर सैन्य शक्तियां, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, युद्ध घोषणा का और युद्ध विराम का कार्य करता है। फिर न्यायिक शक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और उनको हटाता है। समाधान शक्तियां आर्टिकल 72 के तहत। फिर सलाह लेने की शक्ति होती है आर्टिकल 143 के तहत। अब क्षमादान शक्तियां, तो क्षमा पूरी तरह से रिहा कर सकता है। फिर लघुकरण, लघुकरण में प्रतिकृति में बदलाव कर सकता है। फिर होती है परिहार, परिहार में अवधि में बदलाव कर सकता है। फिर एक होती है विराम, जिसमें प्रकृति और अवधि दोनों में बदलाव कर सकता है। और प्रतिविलंब, प्रतिविलंब में क्रियान्वयन में देरी कर सकता है, कि मतलब अभी थोड़ी देर के लिए रोक दो। फिर आता है संसद, तो संसद में आता है राज्यसभा एक निरर्थक सदन है, बताइए। तो इसके पक्ष में अपन बताएंगे कि राज्यों का ये प्रतिनिधित्व करता है, स्थायी सदन है, संसद की निरंतरता में सहायक है। फिर लोकसभा पर नियंत्रण बनाने के लिए चेक एंड बैलेंस की
लिए कार्य करता है, यानी कि नियंत्रण और संतुलन के लिए। फिर प्रबुद्ध सदन है, इसमें शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों को मंच प्रदान करता है जो विकास में बहुमूल्य योगदान प्रदान करते हैं। फिर अल्पसंख्यकों की आवाज बनता है। अब इसके विपक्ष में अपन इसमें बता देंगे कि ये गठन ब्रिटेन की साम्राज्यवादी विरासत हाउस ऑफ लॉर्ड के समान है। इसमें धनी उद्योगपति लोग भी सदस्य होते हैं, जैसे विजय माल्या। फिर ये अनावश्यक विलंब करता है, देश को आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाता है। फिर नारी शक्ति वंदन, वर्तमान में केवल 14% औरतों को संसद में क्या है प्रतिनिधित्व, और वैश्विक स्तर पर 25% प्रतिनिधित्व। फिर संविधान संशोधन 106 अनुच्छेद 330 ए में लोकसभा में 33% महिला आरक्षण, अनुच्छेद 332 ए में लोकसभा राज्य विधान परिषद में नहीं, राज्य विधानसभा में 33% महिलाओं का आरक्षण, लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर अनुच्छेद 334 ए, तो समय सीमा लागू होने 15 वर्ष तक रहेगा, लागू होने के 15 वर्ष तक। और अनुच्छेद 39 AA, जिसमें दिल्ली में 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, और जम्मू कश्मीर पुडुचेरी में विधि द्वारा लागू किया जाएगा इसको। फिर पक्ष में तर्क, तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो महिलाएं 50% आबादी है और 14% ही प्रतिनिधित्व हुआ है। फिर स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कार्रवाई जरूरी हो। फिर नीति निर्माण में भागीदारी में सहायक है। फिर विपक्ष में तर्क, यह धारणा मजबूत करेगा कि योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती महिलाएं। फिर राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, सिर्फ 2 में ही किया गया है। फिर निष्कर्ष क्या है, तो लैंगिक समानता लाने में मदद करेगा, क्योंकि भारत की अभी जेंडर गैप में 127वीं रैंक है 146 देशों में। फिर लोकतंत्र समाज को मजबूती देगा। फिर परिसीमन आयोग, तो 1952 में अधिनियमित किया गया। फिर इसका अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 में इसका प्रावधान है। और कार्य, लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या, लोकसभा और राज्य विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र और SC/ST की सीटों का निर्धारण ये करता है। फिर संरचना, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य का निर्वाचन अधिकारी। फिर वर्तमान में 4 बार हो चुके हैं, 1952, 1963, 1973 और 2002। अब इसमें केवल नीचे के 2 कार्य के लिए किया गया था, परंतु जम्मू कश्मीर के लिए नहीं किया गया। तो इसमें अभी तक 2 कार्य हैं नीचे के, जो कि निर्वाचन क्षेत्र में सीटों का आवंटन और SC/ST की सीटों का निर्धारण, ये तो इसने कर दिया है, पर इसमें जम्मू कश्मीर में नहीं किया इन 2 के कार्य, इसलिए इसको अभी वहां पे बना था बचा हुआ कार्य करने के लिए रंजना प्रकाश देसाई की आयोग। फिर आवश्यकता क्या होती है इसकी, सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिलाता है, भौगोलिक क्षेत्र को उचित विभाजन करता है और आर्थिक विषमता और असमानता को कम करता है। ठीक है। फिर सांसदों की अयोग्यता, अयोग्यता क्या है, तो भारत की नागरिकता त्याग दें या फिर वो दिवालिया घोषित हो जाएं, या वित्त पद क्या होता है विकृत घोषित हो जाए, यानी कि पागल। फिर लाभ का पद धारण कर लें, या फिर सांसद कोई कानून बना दे, संसद कोई कानून बना के अन्य पूर्व, तो जैसे कि अनुच्छेद 102 में और 191 में। फिर अध्यादेश क्या है, तो अध्यादेश के फायदे अपन बताएंगे। आपातकालीन स्थिति में मदद करता है, जैसे कोरोना हो गई। फिर नीति क्रियान्वयन में तेजी लाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दायित्व, क्रिप्टो करेंसी जैसी तकनीक। फिर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है, जैसे हिंसा को रोकने में, दंगे और हिंसा को रोकने में। फिर आलोचना, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार नहीं है, कार्यपालिका विधायिका शक्तियों को खत्म करता है। फिर दुरुपयोग संसद के बाईपास करने में। फिर DC वादवाद में कहा कि एक कानून को बिना बदलाव के बार बार अध्यादेश के रखना असंवैधानिक है, और सरकारी आयोग ने बताया एक अध्यादेश अधिकतम 2 बार लाना चाहिए, उससे अधिक नहीं लाना चाहिए। अब है संसदीय शासन, तो संसदीय शासन में संसदीय शासन और अध्यात्मक शासन व्यवस्था होती है, तो दोनों का डिफरेंस। तो संसदीय शासन में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, संवैधानिक राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधानमंत्री। अध्यक्षत्व में केवल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, पर अध्यक्षत्व में अध्यात्मक में
राष्ट्रीय अध्यक्ष का सॉरी संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में दो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, संवैधानिक जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है और वार्षिक प्रमुख प्रधानमंत्री। फिर अध्यक्षात्मक में केवल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, पर संसदीय में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। फिर संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका में ही कार्यपालिका शामिल होती है, यानी शक्ति पृथक्करण अस्पष्ट है। और अध्यक्षत्व में विधायिका कार्यपालिका अलग अलग, शक्ति पृथक्करण वास्तविक होती है या स्पष्ट होता है। फिर संसद में विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है, पर अध्यक्ष वाली में कार्यपालिका स्वतंत्र उत्तरदायित्व नहीं होता। और फिर संसद में कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और अध्यक्ष वाली में कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। फिर संसदीय शासन व्यवस्था, तो इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? तो फायदे, कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है, उत्तरदायी सरकार बनती है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य रहता है। फिर व्यापक प्रतिनिधित्व, क्योंकि कार्यपालिका व्यक्तियों का समूह होता है और वैकल्पिक सरकार का हमेशा वो रहती है, क्योंकि बहुमत होने पर विपक्षी दल को आमंत्रित किया जाता है। पर नुकसान क्या है कि विशेषज्ञता की कमी होती है, सीमित विकल्प। फिर अस्थिर सरकार, बहुमत खत्म होने पर दीर्घकालिक नीति निर्माण नहीं करते, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है, विधायिका और कार्यपालिका अविभाज्य हैं और नीति निर्माण में देरी होती है। फिर वन नेशन वन इलेक्शन से आप क्या समझते हैं? तो पहली बार 1951-52 में एक साथ आयोजित, 1967 तक साथ-साथ आयोजित, बाद में दल बदल के कारण कई विधानसभाएं भंग की गई। फिर एक देश एक चुनाव समिति जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। फिर लाभ, लाभ क्या है? सार्वजनिक धन की बचत, ईसीआई, पार्टियों का भ्रष्टाचार कम हो जाएगा और फिर सरकारी नीतियों का समय पे क्रियान्वयन होगा, मानव संसाधन का दुरुपयोग कम होगा, जैसे सुरक्षा बल, प्रशासन, शिक्षक। फिर मतदान में लोगों का रुझान बढ़ेगा, बार बार चुनाव को बीच में बार बार चुनाव को बोझ नहीं समझा जाएगा और फ्री बीज में कमी और राज्य वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। फिर हानि, उत्तरदायित्व की कमी, क्षेत्रीय पार्टियों को हानि हो जाएगी, जैसे कि क्षेत्रीय मुद्दे खत्म हो जाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे। फिर संसाधनों का अभाव, जैसे ईवीएम वीवीपैट की कमी। फिर व्यवहार्यता की समस्या, राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होगा, इस पे असमंजस। फिर अनेक संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसके लिए सुझाव दिए गए हैं, जो कि है नीति आयोग ने दिया एक देश दो चुनाव। एक देश दो चुनाव जो कि है जर्मनी की तरह। फिर है एक साल एक चुनाव, यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में कराया जाए। और यहाँ पे उत्तरदायित्व की कमी कैसे होगी, क्योंकि 5 साल लंबी अवधि होती है। फिर उसके बाद है अपना स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान। कौन सी? न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान, जैसे नियुक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त है, आर्टिकल 124। फिर निश्चित कार्यकाल 65 वर्ष। फिर पद से हटाने की प्रक्रिया जटिल है, असमर्थता और कदाचार। फिर पर्याप्त वेतन, भत्ते और पेंशन संचित निधि पर। फिर अवमानना के विरुद्ध दंड है, अनुच्छेद 129 में। और संसद में आचरण पर चर्चा निषेध है, आर्टिकल 50। नहीं, फिर है कार्यपालिका और कार्यपालिका से पृथकता, आर्टिकल 50 में। और संसद में आचरण पर चर्चा का निषेध है। फिर है कॉलेजियम प्रणाली,